बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की इस वक्त सालसी के किरदार को पूरी दुनिया उसका एतराफ़ करते हुए न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, बल्कि अमन की जानिब पाकिस्तान की जानिब भी अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब भी देख रही है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जब हम ये प्रोग्राम के लिए आप तक आ रहे थे लाइव, तो उससे कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम दिया है। अगर आपके पास उसका वो है अक्स तो वो प्लीज़ चलाइए। काफ़ी लंबा पैराग्राफ है जिसको ज़ाहिर है हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए, जिसमें उन्होंने आपने हुर्मस के खुलने के वादे को उन्होंने कहा एज पर द प्रेसिडेंट यूएस, वो कह रहे हैं कि वो वादा ईरानियन ने पूरा नहीं किया है। अब जो इसमें अहम तरीन चीज़ है जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, और वो ये कि उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मेज़बानी की न सिर्फ ये कि तारीफ़ की है, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बाकी ज़ाहिर है जो तमाम इस वक्त में शुरकात मौजूद थे इस पूरी मीटिंग के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ एक हवलनाक जंग में 30 से 50 मिलियन जाने जा सकती थी, जिसको उन्होंने एक मरतबा फिर रिपीट किया कि मैंने उसको बचा लिया। अब असल बात जिस पर हम आज प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये मुज़ाकरात एक बहुत ही मुश्किल मरहला था जिसको पाकिस्तान ने अबूर कर लिया, एक सालिस के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आ गया। अब दो फरीक़ैन ज़ाहिर जिसमें अमेरिका और ईरान है, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ मामलात के ऊपर दोनों जानिब से एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या ये डायलॉग का होना ही बहुत अहमियत की बात है, क्योंकि जब ये सवाल उठाया जा रहा है दुनिया भर का मीडिया भी ज़ाहिर इस पर क्वेश्चन कर रहा है, फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बार बार इस पर सवाल कर रहा है कि क्या हासिल हो गया। शायद ये सवाल अब दुनिया के देना हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उन दोनों फरीकैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने दुनिया को क्या दिया है इन मुज़ाकरात के बाद, क्या दोनों की पोजीशन बरकरार है, और खुदा न खास्ता वो खदशात जिसका इजहार दुनिया कर रही है वो एक मरतबा फिर मंडला रहे हैं, या ये सारा मामला अब डिफ्यूज़ ही हो रहा है। इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और थ्रू आउट द ट्रांसमिशन जो चल रही थी उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस अपना पेश किया। डॉक्टर फरह नाज माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और ज़ाहिर इनका बड़ा मुनफरिद तज्ज़िया रहा। मेरा पहला तजुर्बा था कल, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकिर सजाद सैयद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि बाकिर साहब जो अपना तज्ज़िया देते हैं ये भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो बाकिर साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किए लेते हैं डॉक्टर फरह नाज आपके साथ। मैडम फरमाइएगा कि ये जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की सालसी है और पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर दोनों फरीकैन को बिठा लिया, लेकिन अब ये जो सवाल दायरे दुनिया में उठाया जा रहा है और ईरानियन मीडिया भी उठा रहा है, आपको पता है कि यूएस मीडिया में भी ये बात हो रही है कि क्या इसमें से नताइज निकले। क्या आपको भी लगता था कि इस मीटिंग के बाद कोई बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें सामने आएंगी, या इतना ही हमारे लिए काफ़ी रहा, और दुनिया के लिए भी कम से कम दो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाले ममालिक को बिठाकर मुज़ाकरात की टेबल तक लाना ही एक बहुत बड़ी प्राइड है? थैंक यू सना, थैंक यू। देखिए, पहली चीज़ ये कि अगर हम देखें कि क्या इन मुज़ाकरात से हमें स्ट्रेट अवे कोई आंसर मिलना था या कोई जो भी रेजोल्यूशन है उसकी तरफ आना था, तो वो तो शायद मेरे ख्याल से वो हमारी एक फैंटेसी हो सकती है, क्योंकि जो इनके डिमांड्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी लेजिट डिमांड्स थे ईरान के, और अमेरिका के भी जो कंसर्न्स है वो भी लेजिट है। तो इन दोनों को देखते हुए इन दोनों को एक जगह पे बिठाना, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम दिस negotiations that we have achieved। इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही टेबल पे लाना, दिस वाज इट। इसके अलावा जिन बातों पे बात अभी रुक गई है वो मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ पे ईरान से जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात हो रही है उसको उन्होंने नलिफाई करना इतना उनके लिए आसान काम नहीं है। जो सारी दुनिया को पता है कि उनका न्यूक्लियर पावर का जो सिस्टम है, व्हाट आर दे ऑल एमिंग फॉर, दो दे आर ऑल क्लेमिंग कि हम जो पीसफुल पर्पसेस के लिए एनर्जी बनाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं।
दे कॉन्स्टेंटली से कि हम लोग उसको बॉम्ब बनाने की तरफ नहीं लेके जा जी रहे हैं, बट ऑल ऑफ दिस सडनली आस्किंग देम कि आप ये सब कुछ खत्म कर दे और डिक्लेयर कर दे सारा कुछ, वो उनके लिए शायद इतना आसान मरहला नहीं है कि एक ही दफा 21 घंटों के अंदर आप कहें कि हाँ ठीक है, हम लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि हम लोग आपकी हर बात मानने को तैयार है। सो वन दिस बेसिक जो कहते हैं ना, उनकी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वही नहीं मीट हो पा रही है। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने उसकी सिग्निफिकेंस अब देख ही ली है कि उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ गल्फ, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, ना साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं। यूरोप भी पे कर रहा है यूरोप उसका भी फेस कॉस्ट, अमेरिका भी पे कर रहा है, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भी पे कर रही हूँ बाय पेइंग हैवियर प्राइसेस फॉर ऑल द ऑयल। सो ये तमाम चीज़ें द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज, यूरोप इज कंसर्न्ड, Pacific countries are concerned, Asian countries are concerned, gas supplies even, like I was really shocked to find out कि even with the disruption in the supplies, जी जी पाकिस्तान की गैस सप्लाईज है वो अफेक्ट हो चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये आसान नहीं है कि ईरान इतनी आसानी से बैठ के उन्हें कहे कि हाँ ठीक है, हम लोग बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं, एंड लेट्स जस्ट लिसन टू व्हाट यू आर आस्किंग एंड डिमांडिंग फ्रॉम मी, एंड देन एब्सोल्युटली probably the way JD Vance, just went away and said like we have put our bid down there and let them decide now. तो ये तमाम चीजें ऐसे नहीं होती हैं. There are rounds and rounds of negotiations going on, and after that, then there इंडीड are certain resolutions coming forward on the table. इंडीड डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ. बाकर साहब, जो एक टर्मिनोलॉजी है डेस्परेट वाली, वो तो ज़ाहिर है यूएस के लिए मुझे लगता है बड़ी एप्रोप्रिएट है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा डेस्परेट लग रहे थे कि ये सारे मामलात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएं. और मैं बार बार ये तकरार के साथ लफ्ज़ कह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से हम यही ट्रांसमिशंस के सिलसिले से जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं. सो ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है. 47 साल में सेंशंस उसने बर्दाश्त की हैं. यूरेनियम की इनरिचमेंट के मामलात पर पूरी दुनिया के साथ, बिलखुसूस उस तरह के ज़ाहिर है उसके टर्म्स नहीं रहे, और बिलखुसूस अमेरिका के साथ तो नहीं रहे. तो अब उनके पास जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना था, तो वो ज़ाहिर है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बैठना था. लेकिन ये जो आबनाए हुर्मस का पेचीदा बनाने का अमल है, ये मेरी दानिस्त में आप लोगों से गुफ्तगू कर करके मुझे समझ आया कि ये सारा क्योस तो क्रिएट ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है. ना वो वहां स्ट्राइक करते, ना अपना हुर्मस इतनी ज्यादा फर्जाइल बनती, और ना इतना बड़ा इंपैक्ट दुनिया पर आता. सो हाउ यू सी अबाउट दैट, द डायलॉग, आफ्टर द डायलॉग, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच काइंड ऑफ कहना चाहिए कि रिजल्ट्स यूएस टेकन अबाउट इट? अब इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि एक तो पहले भी हम आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इसको एड्रेस कर दिया काफी हद तक, कि एक बड़ी नैरो डेफिनेशन इसकी देखी जा रही है कि जी ये फेल्योर हो गया. मैं नहीं समझता कि ये फेल्योर हुआ. ये जो टॉक्स हुई हैं, यहाँ पर अगर हम जरा गौर करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिसमैच नजर आता है, थोड़ी सी एसिमेट्री नजर आती है दोनों साइड्स की, इंटेंट की, टेम्पो की, जिसकी तरफ आपने भी जिक्र किया, और जो आउटकम्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. हाँ. कि जहां तक अगर हम बात करें, अमेरिकन जो थे वो जो अप्रोच लेके आए थे कि वो एक फास्ट ट्रैक अप्रोच थी, आउटकम ओरिएंटेड थी, जल्दी से हमें कुछ मिल जाए. जिस तरह से वैंस ने जाते हुए कहा कि आई हैव पुट द बेस्ट पॉसिबल डील ऑन द टेबल. दूसरा ईरान की तरफ से था, वो था एक सीक्वेंस बेस्ड अप्रोच थी. वो चाहते हैं कि एक प्रोसेस ड्रिवन कोई तरीकाकार बने. तो दोनों जो इस पूरे मामले को डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे थे. तो लिहाजा आपको इस वक्त फौरी तौर पर ये लग रहा है कि जी वो डील नहीं हुई, क्योंकि हम अमेरिकन जिस तरह से वो एक हाइप डेवलप की गई थी उस पूरे प्रोसेस के इर्द, तो हम उस एंगल से देख रहे हैं. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है. ये एक दफा रिजॉल्व हुए थे JCPOA में, उनको दोबारा से सब खत्म कर दिया. वो अब दोबारा से जब ओमानी एक प्रोसेस चला, उसमें काफी हद तक मसाइल एड्रेस हो चुके थे, फिर उन्होंने जंग में जाने का फैसला किया. तो ये इतनी जल्दी कहें कि ये पहले निश्चित में हो जाएंगे, वो नहीं होने लगे थे. यहाँ पर जो बेस्ट जो हमें आउटकम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो हुआ है. यहाँ पर आप देखें कि दोनों ने अपनी जंग के बाद ये पहला स्ट्रक्चर्ड डायलॉग था जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशंस एक दूसरे के सामने रखी है. पहले इनडायरेक्ट बातचीत हो रही थी ना, पाकिस्तान के जरिए 18-19 मार्च के बाद से लेके अभी तक, लेकिन फर्स्ट टाइम सेट फेस टू फेस 17 घंटे लीडर्स, टॉप लीडर्स उनके. और ये कहा जा रहा है कि 79 के बाद
हाईएस्ट लेवल एंगेजमेंट है दो मुल्कों के दरमियान। तो ये फेस टू फेस 17 घंटे बैठ के उन्होंने अपनी पोजीशंस एक्सप्लेन की। अमेरिका वाज रिलेटिवली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस। वो जल्दी वो अपने प्रिंसिपल्स लेके आ गए कि शायद ईरान जो है एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट साइन कर देगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज है उनकी भी मिसरीडिंग हुई है दोनों साइड्स की तरफ से। तो ये वो चीजें थी जिनकी वजह से हमें थोड़ी सी एक मिक्स सी सामने चीज आ रही है, और थोड़ी सी आप कह लें कि लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी है कि जी उस तरह से हमें एक अच्छी बात की बाकिर साहब आपने। मैं डॉक्टर साहब डील नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि पीस। जी सर कैरी ऑन प्लीज, बाकिर साहब प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। तो कुछ दिन बाकी है 21 अप्रैल तक। तो ये अभी सीज फायर वुड होल्ड फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस के कोई स्पॉइलर जिस तरह से इसराइल है या कोई और स्पॉइलर इसको बिल्कुल ही ना कर दे, क्योंकि अभी इतलात आ रही हैं कि वो भी तैयारियों में है, कोई बड़ी स्ट्राइक करने के चक्कर में है। अगर वो कुछ उससे कोई स्पॉइलर नहीं घुसे तो ये अभी होगा। और देयर इज वेरी मच पॉसिबल कि एक और राउंड नेगोशिएशंस का हो जाए। अगरचे ये भी एक नेगोशिएशन में टैक्टिक होता है कि एक साइड उठ के चली जाती है। आई लाइक इट। ये चीज मैं जानना चाहती है, जो ये वाला जो पॉइंट आपने कहा है ना, इस तरह की सिग्नलिंग। हाँ। और एक बात बहुत अच्छी की है बाकिर साहब आपने, दोनों का जो ख्वाहिशात तो यकीनन बैठकर बात करने की थी, लेकिन जो समझ है डॉक्टर साहब, हर कौम का एक मिजाज होता है। अमेरिकन का और बिलखुसूस अगर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज की बात करें तो हम सब तो यही कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल मिजाज है, किसी वक्त भी कुछ भी और कैसे भी कह देते हैं, और बहुत बास टाइम बड़ा हार्शली बिहेव भी करते हैं। लेकिन वाकईतन आपको लगता है, क्योंकि अभी जो मैंने अभी ट्रुथ सोशल पे जो इनकी पूरा पैराग्राफ है, इनफैक्ट ये बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत सॉफ्ट वर्ड्स हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज मुझे नहीं लग रहे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अभी मैं पढ़ रही हूं अंग्रेजी में भी और मैंने उसकी उर्दू भी करी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो थ्रेटन कर रहे थे कि अगले 72 घंटे और 48 आवर्स और डिस्ट्रॉय दिस सिविलाइजेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मामलात फ्रजाइल हैं, और अगर अभी जैसे बाकर साहब ने इशारा किया कि स्पॉइलर अगर कोई हरकत नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप का केस ये क्लोज ही हो गया ना, फिर इसके बाद आगे हम कुछ और फोर्सी कर ही नहीं सकते। व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन इट? सना अभी ये डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स है, एक तो इतने लंबे, आई डोंट नो लाइक which mindset he's into, yeah. And then secondly, I was just listening to one of his जो मीडिया के साथ उनकी कोई चलते चलते उनकी कोई बातचीत हो रही थी, तो उसमें वो बड़ी मजे की बात कर रहे थे। कहते हैं कि अगर ईरान मानता है नेगोशिएशन को तो भी we won the war, and ईरान नहीं मानता तो भी we won the war. If they do this way we have won the war. And he is the Donald Trump, na? That's why the people are so much reluctant about to say for anything. Yeah, so like Donald Trump is so unpredictable and he is so वो जो कहते हैं ना हार मानना, वो हार चुके होते हैं लेकिन वो हार मानना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो अब उनकी जो मेंटल स्टेट है उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। But like in all of this where we are all talking about the Strait of Hormuz and its significance, जो जोग्राफिकली उसकी अहमियत है वो तो दुनिया भर जान चुकी है। बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू कि अब जहाँ पे जो बैठ के दोनों फरीकैन बातचीत कर रहे हैं, वहाँ तुर्की का जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान है, 100 years of treaty, वो ख़त्म हो चुका है। एंड दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग ऑल जितने भी उनके शिपमेंट्स जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से गुजर रहे हैं, वहाँ पे वो पर टन उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया, लाइक $5.83 समथिंग। तो वो भी एक नहीं, वो जो कहते हैं ना वाटर चोक पॉइंट्स को एक आप बैठ के उस पर अपने पैसे बनाना और अपने लिए उसको टैक्स लागू करना, वो तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो अगर ईरान यहाँ पे डिमांड करता है कि अगर यहाँ से जो भी शिप निकलती है हम उसके चार्जेस लेंगे, टैक्सेस उस पर लेंगे, अमेरिका कहता है कि मुझे भी उसमें हिस्सा दो, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आप किस चीज़ का हिस्सा मांग रहे हो। ये तो उन लोगों और उन ममालिक का हिस्सा बनता है जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो टेक्निकली ईरान इज़ द वन एंड प्रॉब्ली ओमान इज़ द वन हु कैन चार्ज ऑल दीज टैक्सेस। तो मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कि ये ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, बट वो ज़बरदस्ती के भी तो कुछ ग्राउंड्स होते हैं। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू जॉन मशीमा
एक बात कह रहे थे कि जितने भी जिस तरीके से अमेरिका अपने पावर को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पावर इस्तेमाल नहीं है, ये पावर एब्यूज है। और वो एब्यूज इस तरीके से है कि वो जितने भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इन्होंने ही बनाए जी। हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और ने बनाए हैं, वो इन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन वो अपने पावर को एब्यूज करते हुए उन सबको कुचल के चल रहे हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट विल शो केस कि आप पावरफुल हो। आप पावरफुल नहीं हो, आप एब्यूजर हो। तो ये तमाम चीजें उनके अपने जो एनालिस्ट है, उनके अपने जो स्कॉलर्स हैं, वो खुद बता रहे हैं, देयर इज अ रियलाइजेशन। लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नेतन्याहू, व्हाट्स रॉन्ग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। इनको कुछ नहीं समझ आ रही है इस चीजों को कि डॉक्टर दुनिया आपको साहब, देख रही है आई थिंक यू आर राइट, बट बाकर साहब, डॉक्टर साहब की बात से मेरे जहन में अचानक सवाल है, इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज करके फिर हम ब्रेक के बाद आके अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को हैंडल कर पाएंगे इन दिस सिचुएशन? क्योंकि इस वक्त मैं बार बार एक बात कह रही हूं, कोई फंसा हुआ हो या ना फंसा हुआ हो, डोनाल्ड ट्रंप का सियासी कैरियर तो खत्म है, सो है, जो पोल्स आ रहे हैं उस पर, लेकिन अदरवाइज भी डोनाल्ड ट्रंप अब इससे निकलने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने, हम बार बार कह रहे हैं कि फेस सेविंग के साथ साथ अमेरिका को मौका दिया कि वो इस मामले को हल कर पाए, लेकिन क्या एक स्पॉइलर, जो बड़ा स्पॉइलर है जिसको बैक कर रहा है अमेरिका, विच इज जाहिर इजराइल, उसको हैंडल कर पाएंगे नेतन्याहू को इस सिचुएशन के अंदर? बाकिर साहब, मेरे ख्याल में ट्रम्प अगर करना चाहे और उनके पास पॉलिटिकल विल हो या उनकी अपनी पर्सनल विल भी हो तो वो कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने नेतन्याहू पे उस तरह का प्रेशर डाला नहीं है। जिस दिन आपने देखा है सीज फायर हुआ है, तो उसके फौरन बाद उन्होंने लेबनान में अटैक्स अपने इंटेंसिफाई कर दिए। तकरीबन 100 अटैक्स पहले दिन में किया, जिनमें बहुत हैवी कैजुअलिटी हुई। ईरान के तमाम तर प्रेशर डालने के बावजूद वो उनको अभी तक रेन इन नहीं कर सके। और अभी भी मेरा ख्याल में अगर वो चाहें और करना चाहें कि इस जो अभी प्रोग्रेस जो कोई भी हुई है अभी तक प्रोग्रेस, आप अगर इस ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन की जो स्टेटमेंट ही पढ़ लें कि जी काफी पॉइंट्स पे पेशरफ्त हुई भी है, ये सिर्फ नहीं है कि सारे के सारे पे डेडलॉक जारी है। तो वो उसको भी अगर सस्टेन करना चाहें तो मेरा ख्याल में उनको रेन इन करना चाहिए अभी, लेकिन वो उतना प्रेशर डाल नहीं रहे। अब उसके पीछे उनकी डोमेस्टिक वहां पे हाँ, कंप्लाइंस है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आपको पता है कि अमेरिका में लॉबी जो है काफी स्ट्रांग है, ज्यूश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी कह लें आप उसको, या उनकी पर्सनल कुछ कंसिडरेशंस है नेतन्याहू के बारे में जिसकी वजह से वो प्रेशर डाल नहीं रहे। अभी तक मुझे लग नहीं रहा। और अब ये र्यूमर्स हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पेकुलेशन, कि जब ये बातचीत हो भी रही थी, अगरचे ये हमें पता है कि व्हाइट हाउस पूरी तरह लूप में था, तो कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू को भी रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा था कि इस प्रोग्रेस पे, क्योंकि मतलब वो कहता है कि उससे बड़ी दस्तयास नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि नेतन्याहू ने काफी अनीस शो किया था कि जी मुझे शामिल किए बगैर ये बातचीत क्यों हो रही है। और नेतन्याहू ने ही अमेरिका का हैंड फोर्स किया है इस पूरी लड़ाई में, जब वो हो गई, शुरू हो गई। अगर से ये प्रोग्रेस आई थिंक बाकी हो चुकी थी, इस पर अभी हम डिबेट कर लेते हैं, इस बात पर भी कि मिसलीड किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। वो जो बताना चाह रहे थे, वो जो जितवाना चाह रहे थे उनको ईरान के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप को हासिल करने में ताहाल नाकाम रहे। पूरे मसल्स एक्सरसाइज करने के बावजूद भी बहरहाल डायलॉग की तरफ ही आना पड़ा। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम नेतन्याहू के हवाले से थोड़ी तो बात कर ही रहे हैं, तो उसका एक और साथी है इंडिया, उस पर जरा बात करते हैं। वहां से बड़ा पता चल रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट्स भी चले जाएं, तो जैसे आप, और अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल ट्रुथ पे पैगाम है, उसमें ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप खुद एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पर हम दोनों फरीकैन आमादा हैं, मां सिवाय एक के। और वो बार बार बात आ रही है आपने हुर्मस की, और जाहिर है उसी को अब डिबेट ज्यादा किया जा रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ये जो इंडिया का लबो लहजा जरा इस पर तबसरा करते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंटली क्या नेतन्याहू को क्या वाकईतन फरीक के तौर पर ही अमेरिका सामने रखकर बात करेगा, या फिर खुद जैसे अभी वो टॉक कर रहा है उसी टॉक्स को आगे लेकर ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में कोई दूर रस्त जिसे कह सकते हैं नताइज के साथ अमन की बात कायम रखने में कामयाब रहेगा। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद में होने वाली उस पीस टॉक की जिस पर दुनिया बात कर रही है, और हम भी चाहते हैं कि इस पीस टॉक के हवाले से जो अब आगे चीज़ें फोर्सी की जा रही हैं उस पर ज़रा बात कर ली जाए। मुझे ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर फरह नाज ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, बाकी सज्जाद सैयद साहब ने। दोनों शख्सियात का एक मरतबा फिर बेहद बेहद शुक्रिया। बाकर साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहती हूँ। सर, ये फरमाइएगा कि एक जानिब तो ज़ाहिर है हम स्पॉयलर के नाम ले रहे हैं जिसमें इजराइल सर फहरिस्त है, और उसके साथ जाहिर है इंडिया भी, और बाकी वो सारे साइलेंट पार्टनर्स जो कि वैसे तो नजर नहीं आते, बट अदरवाइज दे आर मेकिंग एंड क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ फस इन दिस वर्ल्ड। लेकिन आप थोड़ा फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इंडिया इस चीज़ को बता रहा है कि पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया तो क्या हासिल कर लिया, दुनिया को क्या अमन मिल गया? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इंडिया के टीवी चैनल पर थी, सो वो कह रहे थे आपने कोई जंग वंग को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की है और जंग तो होकर रहेगी। सो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप, क्योंकि इंडियन मीडिया की तरह हम तो चीख चिल्ला नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये तो वो तस्वीर तो दिखा सकते हैं जो हकीकत पर मबनी है, चाहे उसके पार्ट्स दोनों जानिब जो बात हुई है, चाहे वो ईरानियंस की बात हो चाहे यूएस की बात हो। वाकिर साहब, नीड योर एनालिसिस ऑन। मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो मैं इस परसेप्शन से टोटली डिसएग्री करता हूं कि आप इसको स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में फेल्योर नहीं कह सकते, तो सो आई डिसमिस दैट कंटेंशन ऑफ द इंडियन मीडिया। लेकिन इंडियन मीडिया का मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, या इंडिया एज ए सोसाइटी होल बता दूं, कि पाकिस्तान अगर कोई भी सक्सेस हासिल करेगा तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशंस या पीआर विन थी। इसमें उस पीआर विन में इस सेंस में कहता हूं कि आज तक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से ही सिर्फ देखा जाता रहा है कि काउंटर टेररिज्म, एलआई, आप ज्यादा से ज्यादा जो भी जब भी आप टॉकिंग पॉइंट्स उठाएं, अमेरिका के साथ हमारी बात हो या किसी मुल्क के साथ हो, तो टॉप ऑफ द एजेंडा होता था कि काउंटर टेररिज्म, अलकायदा, आईएस, ये वो, उसके साथ हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आए हैं, रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे आए हैं, तो ये एक हमारा स्टेचर बढ़ा है। और दूसरा यह है कि इससे हमारी रीजनल रेलेवेंस बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में हमारा फुटप्रिंट ज्यादा हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया का आपने देखा कि एसएमडीए हमने किया था, उसकी एक्टिवेशन भी हो गई है। तो जो अरब कंट्रीज की है रिलायंस, वहां सिवाय वो एक कंट्री के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करूं, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस एज सच गेन किया। तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि क्यों इंडिया में इस वक्त सारा वो जो चीखो पुकार फैली हुई है, और ये उस चीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है जो इंडिया का अपने गोल्स थे। इंडिया अपनी जो स्टेचर देखना चाह रहा था रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो वो देख रहा था कि पाकिस्तान चूंकि इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है और थोड़ा सा उसकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तो नहीं कहे, लेकिन जरा रिलेशनशिप पे काफी वो था, प्रॉब्लम था उसके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ भी कोई मसाइल चल रहे थे हम लोगों के। तो हम एकदम इस जो हमने ये होस्ट किए हैं टॉक्स, इसकी वजह से उससे बाहर निकल आए, और हमारा काट जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी बढ़ चुका है। तो उनकी तकलीफ बिल्कुल समझ आती है। ठीक है वाक़िर साहब। डॉक्टर साहब, आप बाहर भी हैं तो आप ज़ाहिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और हमारी ज़ाहिर एनालिस्ट भी हैं। जो बाकर साहब ने बात की, हमारे ज़ाहिर जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त रशिया के साथ भी हम अच्छी टॉक्स में हैं, चाइना के साथ भी हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सारी ज़िंदगी जो है अमेरिका के साथ एक बम्पी रोड पर ही हमने ज़िंदगी गुजारी। आई डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट गोइंग ऑन, बट इस वक्त आप बहरहाल यूएस के बहुत करीब हैं, वो आपकी सुन भी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और हर बारी वो पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं। फिर अदर गल्फ कंट्रीज़ में, फिर पूरी मिडल ईस्ट के अंदर अभी वज़ीर ख़ारजा की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान के अंदर, उसकी बहुत रेलेवेंस थी। लेकिन इस सब के बावजूद यानी दुनिया में सब कुछ छप रहा है, दुनिया सब कुछ कह रही है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो इससे तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। उनको इंतजार है कि कब इजराइल या तो बम्बार्टमेंट कर दे ईरान पर, या अमेरिका कोई हिरोशिमा नागासाकी वाला एपिसोड दोहरा दे। वो अभी तक किसी इंतजार में, एंड दे आर स्टिल मलाइनिंग द पाकिस्तान स्ट्रैटेजी।
देखिए सना, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब ये जितनी भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, चीजें हो रही, दे आर वेरी डैम सीरियस सब्जेक्ट्स, राइट? एंड वी ऑल आर वेरी कंसर्न्ड कि क्या होगा क्या नहीं। हम्म। देखिए, इतने में जितना ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इंडियन चैनल्स को देख लेती हूँ। और वहां पे जो मुझे फनी कैरेक्टर्स मिलते हैं, फनी स्टोरीज मिलते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो एक चैनल पे बता रहे थे कि हमारे आर्मी चीफ वो सूट पहन के क्यों गए, वो फिर अगली जगह यूनिफॉर्म में क्यों गए। एंड आई वाज लाइक, सीरियसली, इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू? आपको ये भी प्रॉब्लम है कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? यू जस्ट कम टू द टर्म्स। नाउ कमिंग ओवर टू व्हाट यू वर ऑल टॉकिंग अबाउट, कि इससे पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव किया। तो पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर था, उसका ये काम नहीं था, ना उसका रोल था कि वो आगे जाके इन दोनों का सुलह कराए। उन दोनों को टेबल पे बिठाना पाकिस्तान का काम था, और वो पाकिस्तान ने टिक कर लिया। नाउ if you ask me, like, I'm very proud Pakistani, and I'm so proud from all whatever we have done in this situation, जहाँ पे हम लोग, हमारा नाम पहला दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता था। कहीं पे भी अगर धमाका हो जाए, so we all will be sitting जी and praying कि अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी नाम ना निकले। इवन जो यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई टेररिस्ट जी इंसिडेंस जी, हुआ दैट था, वाज सो उसमें एक टेरिबल। इंडियन, यस, it was an Indian origin या over आई here, नो, हाँ। Sajjad को था। And then at the same time, without getting into the details of it, Indian media ने कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली, तो आई ये रिमेंबर बात दैट, या यू राइट। बाद में जब क्लैरिफिकेशंस आई, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि नो, इट वाज एन इंडियन ओरिजिन, एंड देन दे कांटेक्टेड इंडिया फॉर दैट बिकॉज ही ट्रेवल विद इंडियन पासपोर्ट। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए उनको ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम किसी अच्छे अल्फाज में पूरी दुनिया ले रहा है आज। एक जो कहते हैं हमारी इवन यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट्स में भी, और जितने भी हमारे यहाँ पे ओपन, जहाँ पे भी आप बात करते हो, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ के इस्लामाबाद में कोई बड़ी चीज होने जा रही है, एंड देयर इज अ वेरी सीरियस मैटर दैट इज डिस्कस्ड देयर, एंड पाकिस्तान इज होस्टिंग इट। तो ये चीजें आप किससे तवक्को कर रहे एक्सपेक्ट हो कर कि वो रही इसको हूँ मैं, कैसे गलत कर लेगा? रही हूँ। यू आर राइट गलत डॉक्टर कह रही हो। और साहबा। मैं हमेशा ये एक चीज कहती हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, मुझे कहते हैं ना, इट्स अ वीकनेस फॉर अस, कि हमारा जो नेबर है, हमारा जो दुश्मन है, वो इतना अनसिविलाइज्ड है कि जो कहते हैं ना, दुश्मन को भी थोड़ा तहजीबदार होना चाहिए, हाँ कोई हाँ, क्या तमीजदार होना बात की चाहिए। है, दुश्मन भी तो आप ये अपने इतना मयार के मुताबिक रखें, दुरुस्त बात मयार है, के लेकिन हम क्या मुताबिक, ये करें। हमारे मयार के साथ मैच नहीं कर रहा है, जितने बिल्कुल दुरुस्त हमारी, मुझे फरमा रही कहते है। हैं मैं जरा इवन काशिफ अली हमारे साथ है, माहिर मशरिक़ वस्ता है, उनको भी मैं चाहती हूँ कि हम अपने कॉन्वर्सेशन में उनका भी ओपिनियन लें। थैंक यू वेरी मच काशिफ अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात, बाकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, डॉक्टर फरना साहबा की भी। काशिफ साहब, यहाँ तक तो हम डिबेट ले आए कि ज़ाहिर है एक हमने जिस सालिस का किरदार अदा किया एज ए मीडिएटर, दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाए। अब जाहिर है उनके अपने अपने पॉइंटर्स हैं, अपने अपने मुज़ाकरात के कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर किसी हद तक, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ के ऊपर पढ़कर पैराग्राफ, इसमें वो हेटनेस मुझे बहरहाल नजर नहीं आ रही, और वो जो अल्फाज का चुनाव है वो कम से कम थोड़ा मध्यम रखा है, और वो एडमिट कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजों पर हम माने हुए हैं और वो भी माने हुए हैं। सो अब जो डेडलॉक वाली बात है, जो डॉक्टर फरा भी कह रही हैं और बाकर साहब भी कह रहे हैं, दैट इज द आबनाए हरमज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और वहां पर जो टोल टैक्स है की बात हो रही है, यानी वहां से गुजरगाह से पैसा लेने की जो बात हो रही है। सो ये मैं डॉक्टर साहब से मैं ये कह रही थी कि इस पूरी जगह को, आबनाए हरमज को प्रॉब्लमैटिक बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। सो अब वो उसको मजीद प्रॉब्लमैटिक बनाएंगे, आपको क्या लगता है? या आपको लगता है कि कोई कहीं पर आकर इन सर्टेन बिहेवियर वो यहां पर लचक दिखा सकते हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल, देखें सना, मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप के पास या अमेरिका के पास जो मिलिट्री ऑप्शंस थी वो तमाम तरह यूज कर चुके हैं। और अब मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इस पर ये ओपिनियन है कि आबनाए हुर्मस को कम से कम मिलिट्री मींस के साथ जो है वो ओपन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ईरान ने उसे फिजिकली बंद नहीं करना, ईरान ने सिर्फ थ्रेट क्रिएट करना है, ईरान ने सिर्फ खतरा क्रिएट करना है, वो डेंजर क्रिएट करना है, और उसके बाद वहां से खुद ब खुद जो वहां से जो ट्रैफिक है उसमें बंद हो जाना है। तो अगर ईरान, इसके पास, अमेरिका के पास ये ऑप्शन होती कि वो मिलिटरीली इसको ओपन करवा सकता, तो अमेरिका और इसराइल कतई जो है इस जंग को ना रोकते। और वो अमेरिका जो मुज़ाकरात की मेज पर भी आया है, तो पाकिस्तान ने उसे एक तरह से ऑफ रैम्प प्रोवाइड किया है। और एस्केलेशन लैडर पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल ऊपर चले गए थे, तो पाकिस्तान इन अ वे
अमेरिका को रेस्क्यू करते हुए ऑफ रैम्प प्रोवाइड किया, ताकि ट्रंप और अमेरिका की जो ईगो है वो हर्ट ना हो और वो आराम से जो है मुज़ाकरात की मेज पर आए। और अभी भी आपने जो ट्रूथ सोशल पर आपने देखा होगा, ट्रंप की जो लैंग्वेज है, उन्होंने फिर उसी तरह जो है वो अपने दावे दोहराए हैं। हमने उनकी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरफोर्स तबाह कर दिया, नेवी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इमीडिएटली कोई ऐसा थ्रेट जो है वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो कालिबाफ साहब हैं, जो ईरानियन डेलीगेशन था, उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के पास भी जो ऑप्शंस है, कम से कम जो मिलिट्री ऑप्शंस है, वो बहुत महदूद हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उसे ईरान के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा और ईरानियन टर्म्स पर आना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान और अमेरिका का जो इशू है वो तो विद इन फ्यू आवर्स रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जब अमेरिका इसराइल का एजेंडा पुश करता है, उसको टेबल पे लाता है और अमेरिकन इंटरेस्ट के बजाय इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। यानी ईरानियंस की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में ये कहा गया था कि अगर अमेरिका फर्स्ट की बुनियाद पर निगोशिएशंस होते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा चांस है कि हम एक अच्छा काशिफ साहब, मुझे याद हम लोग बात कर रहे थे ना पहले भी, सॉरी कतर कलामी के साथ, लेकिन ईरानियन टर्म्स की जो आप बात करें वो तो जाहिर है उस पर हम डिबेट करते हैं आगे, लेकिन जेडी वेंस को भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाना ईरान की ही डिमांड पर हुआ ना, वरना वो भी नहीं था, वो तो नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर ईरान ने जब डिमांड किया कि नहीं जेडी वेंस होंगे तो ही हम मुज़ाकरात करेंगे, सो विच मीन्स कि किसी हद तक अमेरिका भी अंडरस्टैंडिंग है उसकी कि हम इतना रिजिड नहीं हो सकते बहुत सारी चीजों में। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, यानी इजराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जो अमेरिका इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, ये आप ही लोग इलैबोरेट करें, पहले आप फिर मैं डॉक्टर साहबा, क्या वो उससे दस्तबरदार होगा? क्योंकि एक बच्चा पैदा करके उसको पाल पोस के बड़ा किया गया है कि वो दुनिया के लिए दहशत बन जाए, तो उसको कैसे उसके मफादात से वो ड्रॉ करेगा? जी देखिए, ये तो इस अमेरिका के अंदर खुद से डिमांड है कि आप तब तक जो इजरायली इंटरेस्ट को आप उसको सेफ गार्ड करते रहेंगे। तो दूसरी बात ये देखें, ईरान ने बिल्कुल इवन न्यूक्लियर इशू पर भी ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। मसलन जो इनरिच यूरेनियम है, जो 60% इनरिच यूरेनियम है, उस पर भी ईरान ने कहा कि हम उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन इजरायली डिमांड उस पर क्या है? इजरायली डिमांड यह है कि ईरान अपनी जो इनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करे। ये दरअसल पूरे का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, इवन जो पीसफुल पर्पसेस के लिए, उसे रोल बैक करने के मुतरादिफ। यानी इसराइल ये चाहता है कि ईरान के पास किसी किस्म की कैपेबिलिटी ना हो। अदरवाइज आप देखें एनपीटी के तहत जो है वो कोई भी रियासत जो है वो 90% तक जो है वो उसको इनरिच कर सकती है, लेकिन ईरान ने तो फिर भी कहा है कि जो मेरा 60% है, जो कि लेस देन जो वेपन ग्रेड है, 90% पे वेपन ग्रेड आपका जो वो होता है यूरेनियम होता है, वो उसकी जरूरत होती है। तो ईरान ने तो उस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हम उसे इनरिच वो कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, किसी थर्ड कंट्री के हवाले भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है वो ये अपनी मैक्सिमलिस्ट जो उसकी डिमांड्स थी वही वो दोहराए जा रहे थे। और दूसरा अपना हॉर्मस के हवाले से भी था, सबसे बड़ा जो डेडलॉक था वो ये था कि अमेरिकन जो थे वो ईरानियन से ये डिमांड कर रहे थे कि आप तो एक्शंस जो है एडवांस में लें जो हम आपसे डिमांड करें, जबकि आपके साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाएंगे। जबकि ईरानियंस ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कहा कि इस दफा जिस तरह हमने आपके साथ JCPOA के दौर में जब जिनेवा में आपके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे जोहरी मुआहदे के दौरान, या इससे पहले जो मुज़ाकरात में आपने हमें जिस तरह से डिच किया है, जिस तरह से आपने हमें डिसीव किया है, तो हमारा ट्रस्ट लेवल जो है आप पर वो नहीं है। जो कालिबाफ साहब के बयान से भी साफ जाहिर है, जब उन्होंने उस मुज़ाकरात के डेडलॉक के बाद कहा कि हमें अमेरिका पर कोई मतलब वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो ईरानियंस ने ये कहा कि इस दफा हम आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करें, अगर आप वो कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एडवांस में ये करना पड़ेगा, आपको लबनान में जंग भी रोकनी होगी। हमारे ठीक हो गया काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपको दोबारा जहमत देती हूँ। बाकर साहब, 2-3 पॉइंट्स मेरे जहन में, जरा उस पर प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक तो इन डायलॉग से ज़ाहिर दुनिया में एक पैगाम है, वो मैसेजिंग हुई है, लेकिन इन अदों में मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज एंड स्पेशली इन UAE, देखिए यहाँ पर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, बहरहाल उस 40 दिन के एपिसोड में जिसको जंग ही कहेंगे हम, वो इस्तेमाल भी हुए, वहाँ पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। सो वहाँ पर एक अलग किस्म की बेचैनी मौजूद थी और शायद ताहाल हो भी। आप जरा ये भी फरमाइएगा कि वहाँ पर आप क्या एनालिसिस देंगे, क्या तबसरा आपका कि वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं इन डायलॉग्स के होते हुए, और एक मरतबा फिर डेडलॉक पैदा जो हुआ है जिन पॉइंट्स पर उसको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो काशिफ साहब ने की है इजरायली मफादात की, अगर अमेरिका मुसलसल बुनियादों पर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा
तो क्या आपको लगता है कि अभी तो हम देख रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि फिर पूरी तरह से वॉशिंगटन और इस्टेब्लिशमेंट जो है अमेरिका की, वो क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगी? जहां तक आपने गल्फ की बात की, गल्फ में आपको पहले से एक डिवीजन नजर आना शुरू हो गई है जो जंग के दौरान ही डेवलप हो गई थी। अब वहां पर दो बल्कि तीन ब्लॉक्स बन चुके हैं डायलॉग से पहले ही। एक सऊदी अरेबिया है, कतर है और कुवैत है। इनकी पोजीशन अलग है। यूएई की पोजीशन अलग है जो कहता है कि अब इस वॉर के बाद बजाय मैं इसराइल से डिटैच होने के अब मैं मजीद करीब होऊंगा। और तीसरा एक फरीक है वो बहरीन है जो जिसकी पोजीशन यूएई के करीब है कि उनकी जो रिजर्वेशंस थी ईरान के हवाले से जी। वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने टॉक्स को एंडोर्स किया था। तो हमें यहाँ पे ब्रॉडली दो या फिर तीन हमें ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये जो बड़ा ब्लॉक है उसने एंडोर्स किया है टॉक्स को, लेकिन साथ साथ उनकी ईरान के बारे में भी कंसर्न्स है। वो अपने एक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। जहां तक जो मेरी अपनी राय है और बाकी भी आपको जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि यूएनजीए की जो 1974 की रेजोल्यूशन थी जिसने ये एग्रेशन डिफाइन की थी, उसमें से एक चीज ये भी थी कि अगर आपकी किसी दूसरे मुल्क को अपनी जमीन देते हैं और वो इस्तेमाल होती है तीसरे मुल्क के खिलाफ तो आप भी एग्रेसर ठहरेंगे। तो एग्रेशन तो उस साइड से हुई है। लिहाजा अब ये जो अरब कंट्रीज हैं वो ये नहीं कह सकती हैं कि जी ईरान ने बिला जवाज हम पे हमले किए हैं। वो यकीनन अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये बात करेंगे भी कि जी हमें ईरान ने अटैक किया है और ईरान हमारे लिए खतरा है। वो एक ट्रस्ट जो किसी तरह से बिल्ड हो रहा था ना, वो मैं समझता हूँ कि आपने जो चाइना के जो टॉक्स हुई थी, चाइना ने स्पॉन्सर की थी सऊदी अरेबिया और ईरान की, तो वो प्रोसेस रिवर्स हो गया है। वहां पर अब दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। उसकी तरफ पहला कदम भी शायद पाकिस्तान की तवसत से हो चुका है। जब आपने देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर की और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है, मिस्त्रियों की अपनी एक बैक चैनल ईरानियों के साथ चल रहा है। कुवैती जरा साइड लाइन पर है, बाकी रह जाएंगे बहरीन और यूएई। मेरा ख्याल में उनके साथ डील करने के लिए अब ईरान को अगर ये जंग सेटल हो जाती है और ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है और मजीद इसमें तनाव नहीं आता, तो कोई प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए कि जो ब्रॉडर जो अरब कंट्रीज हैं मां सिवाय जो कि बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, उनको एंगेज करें ताकि ये तनाव किसी तरह से कम हो जाए। और दुरुस्त बात है। बाकी साहब बाकी किल्लत है, लेकिन मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहबा से भी लास्ट कमेंट लूँ। डॉक्टर साहबा ज़रा पोस्चरिंग की बात अब आ रही है, ज़रा वॉर करके भी देख ली है, बैकडोर डिप्लोमेसी बहरहाल हो रही थी, हो रही है और आइंदा भी होगी, लेकिन क्या इस सब के बाद आप समझती हैं कि खुदा ना खास्ता बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन पर अमेरिका जाने पर आमादा है, या फिर आप समझती हैं कि किसी हद तक डिप्लोमेसी जो है उसी को कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस उनके अपने मफाद में है? देखिए एक चीज सना, मुझे जो समझ में आता है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेतन्याहू साहब है वो वॉर की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं। एंड देन इवन जेडी वैंस लाइक ही वाज नॉट इंडिपेंडेंटली, वो यहाँ पे वो ऐसे इंडिपेंडेंट के तौर पे नहीं आए हुए थे। ही हैड टू कॉल बैक ऑल द टाइम सीकिंग एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या कहा जाए, किसको एक्सेप्ट किया जाए। एंड जिस तरीके की प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर है, वो जेडी वैंस को ये ट्रॉफी लेते हुए देख नहीं सकते थे कि इसी नेगोशिएशन में जाके सही डिस्कशन हो जाए, because he wants to be the one who is winning the race. So we trophy relevant ना, हमेशा relevant रहना चाहते हैं। तो अगर जेडी वैंस ये इतना बड़ा वो जो कहते हैं ना एक नेगोशिएशन कर जाते हैं और इसकी आउटकम पॉजिटिव आ जाती है, 80% मानना और सिर्फ दो बातों पे अभी तक उनकी नेगोशिएशन चलेगी, ऑफर अभी तक उनकी है। सो लाइक ऑल ऑफ दिस लीड अस टुवर्ड्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं। सो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, या जो भी कुछ होगा जिस तरफ भी जाएगा वो अपने टर्म्स पे करना चाह रहे हैं ताकि वो वैलिड रहे मीडिया पे भी और अपने सोशल पे भी। दिस इज हाउ ही इज। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरह नाज, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, बाक़िर सजाद सैयद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट काशिफ अली, सीनियर तज्ज़ियाकार। तीनों शुरका का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम आप तक हमने पहुंचाया, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। इस दुआ के साथ आज प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं कि परवरदिगार इस अमन की फ़िज़ा को पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए कायम कर दे, और जहाँ जहाँ लोगों में आपसी तौर पर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होने चाहिए, ना कि जंग के ज़रिए। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।